मेरा नाम बेंसन है। विशेष कार्य बल स्पेशल टास्क फोर्स के एक मुख्य सदस्य के रूप में मैंने प्रत्यक्ष रूप से उन सबसे अंधेरे कोनों को देखा है जो धूप के नीचे छिपे हुए हैं। लेकिन यह मामला मुझे निराशा के किनारे तक धकेल चुका है। उस आदमी ने मुझे एक बंद कमरे में कैद कर दिया था। चाहे मैं कितना भी मदद के लिए चिल्लाता, कोई जवाब नहीं देता था। निराशा की एक लहर मुझ पर छा गई। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और उस समय को याद किया जब मैंने पहली बार लॉरा से मुलाकात की थी। क्या वह भी वही गहरी निराशा महसूस कर रही थी जो मैं अब महसूस कर रहा था? पीड़िता का नाम लॉरा था, जिसे हत्यारे ने पार्क की झाड़ियों में छोड़ दिया था। जब हमने उसे पाया, लॉरा गंभीर हालत में थी, मुश्किल से जिंदा, और उसके कपड़े स्पष्ट रूप से दिखा रहे थे कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। माचेटी, चाकू पकड़े हुए व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया गया। एम्बुलेंस में मैं लॉरा के घावों को फिर से खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे खुद को मजबूत बनाना पड़ा और उससे सवाल पूछने पड़े। हालांकि जैसे ही उसने मुझे देखा, वह पागल हो गई। सौभाग्य से पैरामेडिक्स ने तुरंत उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और लॉरा आखिरकार शांत हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी हिंसक क्यों थी। अस्पताल में हमें लॉरा के माता पिता से पता चला कि वह उनकी गोद ली हुई बेटी थी और पहले भी उसके साथ कई बार दुराचार हो चुका था। उस जोड़े ने हमेशा लॉरा के अतीत के बारे में चुप्पी साधे रखी थी। अजीब बात यह थी कि लॉरा अपने दत्तक पिता के स्पर्श के प्रति विशेष रूप से प्रतिरोधी लगती थी। फिर भी जब मैंने सबूत लेने की बात की तो उसने मुझे जबरदस्ती भगा दिया। मैं उलझन में था। वह अब तक का सबसे अजीब पीड़ित था जिसे मैंने देखा था। अन्य लोग चाहते थे कि हत्यारे को सजा मिले, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं जांच रोक दूं। पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार व्यक्ति का मामले से कोई संबंध नहीं निकला और हमने तुरंत एक बैठक बुलाई। हम सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे लॉरा बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन उसके दत्तक माता पिता का रिकॉर्ड निर्दोष था, जबकि उसकी जैविक माँ एनी का लंबा आपराधिक इतिहास था। वह तस्करी के आरोप में जेल में थी क्योंकि लॉरा के पिता नहीं थे और वह अपने चाचा पीटर के साथ रहती थी। मामला ठहर गया क्योंकि लॉरा पुलिस जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। तो उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया कि यदि कोई नया सुराग न मिला तो केस को बंद कर दिया जाए। हमारी खोज के दौरान हमें अनाथालय के निदेशक से पता चला कि लॉरा का चाचा पीटर पूरी तरह पागल था। वह न केवल लॉरा के साथ नग्न सोता था, बल्कि उसे जबरदस्ती अपने पास रखता था और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता, उसे धमकाता था। मुझे एहसास हुआ कि लॉरा का शोषण हो रहा था और मुझे उसे बचाने के लिए कदम उठाना ही था। मेरे साथी टेलर और मैंने जल्दी से पीटर के घर में घुसपैठ की ताकि सबूत खोज सके। पानी की आवाज से लगा कि वह नहा रहा है, इसलिए मैंने हिम्मत करके खोजबीन शुरू की। कीचड़ भरे जूते, रसोई की अलमारी में दवाइयां और टेलर को मिली तस्करी की एक बड़ी बोरी, इन सब ने मेरी शंकाएं और बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन में पीटर ने कहा कि उसे हमेशा लॉरा के प्रति अपराध बोध रहता था। अगर उसने आटा खाने की जिद न की होती तो शायद एनी जेल न जाती। मुझे गुस्सा आया क्योंकि पीटर शुरू से ही हत्यारे की पहचान जानता था। हमारे बार बार पूछने पर उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। हत्यारे ने एनी को मजबूर किया कि वह पीटर से संपर्क करे और जेल में तस्करी का सामान पहुंचाए। लॉरा की दुखद स्थिति सिर्फ बदले का हिस्सा थी क्योंकि एनी काम पूरा नहीं कर पाई थी। यह अमानवीय था। मैंने तुरंत लॉरा से पुष्टि मांगी और उसकी सुन्न आंखों ने सब कह दिया, क्योंकि अपराध के समय हत्यारे ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था। हम सिर्फ इतना जानते थे कि वह एक लंबा गोरा आदमी था। मुझे उस लड़की के लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई और मैं चाहता था कि हत्यारे को तुरंत न्याय मिले। ये पुलिस की शोहरत पाने का मामला नहीं था, बल्कि निर्दोष के लिए न्याय लाने का। लॉरा ने आखिरकार हमारे साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने की अनुमति दी और मैंने वादा किया कि मैं उसे हर हाल में सुरक्षा दूंगा। लेकिन उसी समय मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैंने महसूस किया कि एक धार्मिक कानून अधिकारी अपने पद की आड़ में एक महिला पर अत्याचार कर रहा था। और भी बुरा यह हुआ कि लॉरा की रिपोर्ट गायब हो गई और अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज भी नष्ट कर दी गई। सौभाग्य से ड्यूटी डॉक्टर ने अपराधी का बैज नंबर लिख लिया था, लेकिन वह पुराना बैज था। स्पष्ट था कि अपराधी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने टेलर को निर्देश दिया कि वह एनी का वकील बनकर जेल में घुसे। मैं सिर्फ लॉरा को न्याय दिलाना चाहता था, मगर मुझे पता नहीं था कि यह निर्णय माँ और बेटी को
हमेशा के लिए अलग कर देगा। जेल में एनी हत्यारे की पहचान बताने की हिम्मत नहीं कर पाई और घमंडी जेलर ने उसे जबरदस्ती अलग कोठरी में बंद कर दिया। जेल के वार्डन को जब हमारी असली पहचान का पता चला तो उसने शिकायतों की सूची देने से इनकार कर दिया, कहते हुए कि यह निजी जानकारी है, और यह भी दावा किया कि सभी कर्मचारी मामूली मामलों से जुड़े हैं, इसलिए वे तस्करी नहीं कर सकते। उसका कहना था कि जेल में हर जगह कैमरे हैं, लेकिन क्या यह सच था? हमारी जांच में पता चला कि जेल में 42 दुष्कर्म शिकायतें थीं, जिन्हें गुप्त रूप से दबा दिया गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह पुलिस की वर्दी अपराधियों के लिए असीमित सुविधा प्रदान कर रही थी। तभी लॉरा अचानक पुलिस स्टेशन में आई और हमारे पीछे से हमें गालियां दी, क्योंकि टेलर की पहचान उजागर हो गई थी। एनी को फंसाकर एकांत कारावास में डाल दिया गया। लॉरा ने यह भी बताया कि एनी को भी लंबे समय तक अत्याचार झेलना पड़ा था। अपनी माँ को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए लॉरा ने जांच में सहयोग करने से इनकार कर दिया। मैं लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा। मेरे भीतर हार और दुहक की लहर उठी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। न्याय की ज्वाला मेरे भीतर और तेज जल उठी। अपने वरिष्ठों की चेतावनी को अनदेखा करते हुए मैंने फैसला किया कि मैं खुद जेल में अंडरकवर एजेंट बनकर जाऊंगा। मेरे गुस्से में वरिष्ठ ने कहा कि इसमें मत पड़ो, लेकिन मैं उस समय उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई नहीं समझ पाया। मेरे मन में बस एक ही बात थी, सत्य का पता लगाना। मैंने डॉक्टर वांग से मेरे लिए एक झूठी पहचान बनवाई और जेल वैन के साथ दुश्मनों के बीच प्रवेश किया। लेकिन जेल में दाखिल होने की प्रक्रिया मेरी कल्पना से कहीं अधिक अपमानजनक थी। जेलर की निगरानी में महिलाओं को जबरदस्ती कपड़े उतारने पड़े। कोई भी निजता नहीं थी। जब मुझ पर हाई प्रेशर पानी की बौछारें पड़ी तो मैं क्या सोच रही थी? जब जेलर के गंदे हाथ मेरे शरीर पर घूमे तो मैं टूट गई। मेरे प्रतिरोध का नतीजा एक भयानक पिटाई के रूप में निकला। सौभाग्य से ऑफिसर डेनियल अपने सफेद यूनिफॉर्म में वक्त पर आया और मुझे पट्टियां बंधवाईं। मुझे यह पता नहीं था कि मैं अंधकार के गड्ढे में उतर रही हूँ। इन्फर्मरी के डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि कभी भी गार्ड्स को उकसाना मत, वरना तुम्हारा हाल उस लाश जैसा होगा जो मेरे पीछे रखी थी। मैंने गार्ड की पहचान पूछी, लेकिन मेरे मन में अपराध बोध था, क्योंकि हमारी गलती से एनी को सजा भुगतनी पड़ी थी। मैंने भारी मन से टेलर से कहा, मेरी माँ की हत्या की गई है। आखिरकार एनी ने कुछ समय पहले ही पत्र भेजा था। वह अचानक इतनी उदास कैसे हो सकती थी? वह सही था। एनी की छाती पर पसलियों के निशान से स्पष्ट था कि उसे गला घोंट कर मारा गया था और इसे आत्महत्या जैसा दिखाया गया था। लेकिन हम असहाय थे, क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं थे और वित्तीय समर्थन भी नहीं था। हालांकि मुझे बेहद घृणा महसूस हो रही थी, फिर भी मैंने लॉरा से कहा कि वह डैनियल की विशिष्ट पहचान और लक्षण याद करने की कोशिश करे। स्थानीय सरकार जेल को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकी और उन्हें यह मामला जल्दी से बंद करना पड़ा। जेल में एक युवा महिला ने अचानक मुझसे कहा कि अगर मैं खुद को आकर्षक बना लूं, तो जेलर, गार्ड मुझे वे सब देंगे जो मैं चाहूं, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होगी। उसी समय मुझे पता चला कि मेरा सहयोगी टूटू टूटू जेल में एक गार्ड का भेष बनाकर घुसा हुआ था। असल में वही था जिसने पिछली बार मुझे गिराया था। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था ताकि उसकी एक्टिंग ज्यादा असली लगे। हमें पता चला कि यहाँ के जेलर महिला कैदियों का यौन शोषण करते थे और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती थी तो वे अपनी कुंठाएं उन पर निकालते थे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए हमने मिलकर जो जानकारी इकट्ठी की थी उसे पुलिस स्टेशन तक पहुंचाया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी हत्यारे को न्याय दिला पाएंगे, लेकिन अचानक घटना ने सब कुछ बदल दिया। लॉरा को क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। जेल में एक गंभीर संक्रामक बीमारी फैल चुकी थी। क्योंकि उस पर हत्यारे ने हमला किया था, मेरे सहयोगियों को शक हुआ कि वही संक्रमित था और उसने लॉरा को बीमारी दी। हालांकि जब तक टेलर हमसे संपर्क कर पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोग नियंत्रण केंद्र से पुष्टि होने के बाद वार्डन ने पूरे जेल को बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन अनहोनी फिर हो गई। वह जेलर जिसने पहले मेरा उत्पीड़न किया था फिर से मेरे पीछे पड़ा और मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। उसे यह अंदाजा नहीं था कि लंबे समय से पीड़ित महिला कैदी अब उसके खिलाफ उठ खड़ी होंगी। दृश्य पूरी तरह अराजक हो गया। गार्ड्स ने बगावत करने वाली कैदियों को काबू में किया और मुझ पर दंगा भड़काने का आरोप लगा दिया गया। डैनियल मुझे बेसमेंट में ले गया। इतनी तकलीफें झेलने के बाद मुझे पता था कि अब मीठे शब्दों से ही मैं कोई फायदा पा सकती हूँ।
लेकिन मेरी विनम्रता ने डैनियल पर कोई असर नहीं डाला। कमरे में रखे छोटे से बिस्तर को देखकर मैं अचानक सब कुछ समझ गई। वह वही हत्यारा था जिसकी मैं तलाश कर रही थी। डैनियल ने अपनी शैतानी हरकतों से मेरे करीब आने की कोशिश की। जब डैनियल ने मुझे दीवार के पास कोने में धकेला तो मैंने मौका पाकर उसे गिरा दिया और तुरंत कमरे से भाग निकली। परिचय न होने के कारण मैं रास्ता भटक गई। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं एक कोने में दुबक गई, कांपती हुई। डैनियल ने आखिरकार मुझे ढूंढ लिया। मैंने सिर झुका लिया और उससे माफी मांगी, लेकिन उसने मुझे बेरहमी से पीटा। मैंने भयानक दर्द सहते हुए जोर शोर से मुकाबला किया। फिर भी उस दरिंदे ने मेरे साथ नीचता भरा अपराध किया। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक में हूँ। उस रात का आघात आज भी रात के सन्नाटे में मुझे जला देता है। लेकिन फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जब यह हिंसा उजागर हुई तो डैनियल ने बेहयाई से अपने कृत्य को जायज ठहराने की कोशिश की। पूछताछ कक्ष में जब हमने डैनियल की फाइल देखी तो पता कि वह पुरुष कैदियों को नुकसान पहुंचाने से डरता था, इसलिए वह अपना गुस्सा महिला कैदियों पर निकालता था। मेरे गुस्से का सामना करते हुए डैनियल कुछ नहीं चाहता था सिवाय मुझे टुकड़े टुकड़े करने के। तभी पुलिस यूनियन अपने वकीलों के साथ पहुंच गई और पूरा दोष हम पर डाल दिया। यह देखकर मैं पूरी तरह क्रोधित हो गई। मैंने हार नहीं मानी। मैंने निश्चय किया कि मैं डैनियल को पूरी तरह परास्त करूंगी। इसके लिए मुझे लॉरा को ढूंढना था और उससे पूरी सच्चाई जाननी थी। बीमारी से जूझती उस छोटी लड़की को देखकर मेरा दिल टूट गया। लॉरा भी उस दरिंदे से गहरी नफरत करती थी। बेहद घृणा महसूस करने के बावजूद मैंने लॉरा से कहा कि वह डैनियल की विशिष्ट पहचान याद करने की कोशिश करे और आखिरकार हमें वह परिणाम मिला जो हम चाहते थे। मेरे सहयोगी तुरंत जेल पहुंचे और डैनियल को गिरफ्तार कर लिया। महिला कैदी खुशी से चिल्लाने लगी। असल में लॉरा ने बताया था कि डैनियल के शरीर पर एक बड़ा काला तिल था। आखिरकार फॉरेंसिक जांच और तस्वीरों से यह पुष्टि हो गई कि यही वह अपराधी था जिसे अब न्याय के हवाले किया गया। मेरे सहयोगियों ने मुझसे पूछा कि उस रात क्या हुआ था। मैंने खुद को शांत रखते हुए कहा कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं हुआ था? वे यातनापूर्ण मिनट, मेरे दिल का घाव, सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये एक ऐसा दर्द है जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। यही था आज के स्पष्टीकरण का अंत। आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।